फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है काफी लंबा चौड़ा नाम शायद दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में चीजें करनी क्या है वो समझना जरूरी है। पहला तो एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पीसी साइकिल। क्या कहना चाह रहा है कि जो परफॉर्मेंस है उसको हमको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो सीधा सीधा देखिए, यहाँ एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज नहीं होता है, यहाँ जो टर्म्स यूज होता है वो सीओपी होता है। तो इसमें हमको सीधा सीधा क्या करना है, सीओपी जो है अभी तक हमने जो भी सीओपी निकाली है, जैसा भी हमने निकाला है, क्या हम लोग डिजाइन को वैसा ही रहते, मतलब अगर हम लोग क्या जो डिजाइन है क्या ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि जिससे उसकी सीओपी बढ़ जाए। पहला तो ये बताइए कि सीओपी बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसान है। जो सीओपी है अगर वो ज्यादा आएगा तो फायदेमंद है कि नुकसान है। तो अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं जो सीओपी है ये एफिशिएंसी वाले टर्म्स को ही रिप्लेस करके आया हुआ है। तो ये जो आपका सीओपी है ये हमेशा हमारी कोशिश होगी कि सिस्टम में किसी भी डिवाइस के लिए जो सीओपी अगर टर्म्स यूज होता है तो सीओपी हमको टर्म्स ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सीओपी टर्म्स को। तो सीओपी टर्म्स को हमारी इच्छा क्या है, बढ़ाने के लिए। तो अब सीओपी कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो लेट अस एग्जांपल मान लीजिए, सपोज मैं एक लेता हूँ पीएच डायग्राम की तरफ, और ये हमारा प्रेशर और एंथैल्पी की तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो पोजीशन 1 है, 1 से आपका ये बना 2, 2 से आपका बना 3, 3 से आपका बना 4 और ये 4 से आपका बना 1, ऐसा कुछ चल रहा था कहानी। तो अभी हमको क्या करना है, सीओपी बढ़ाना है। सीओपी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारा क्या है, ये एवापोरेटर है। तो इसमें हमारा कंडेंसर प्रेशर, एवापोरेटर प्रेशर, इस तरीके से चीजों को हमको चेंज करके देखना है कि क्या हमारा इफेक्ट आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कुछ अलग अलग पैरामीटर है, हम लोग पैरामीटर को वेरी कराएंगे और वेरी कराने के बाद देखते हैं कि क्या चीजें दिखेंगी। दूसरा चीज, इसका ऑब्जेक्टिव से क्या रिलेशन है। अगर ये क्वेश्चंस यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में अगर आप आ गए, जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया और यहाँ से अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करोगे तो वहां जाके टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि सीओपी बढ़ जाए। जुगाड़ कैसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं कंडेंसर प्रेशर को पहले के कंपेयर में बढ़ा देता हूं या कंडेंसर प्रेशर को पहले के कंपेयर में कम कर देता हूं। ठीक उसी तरीके से एवापोरेटर प्रेशर को बढ़ा देता हूं, मतलब ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, या इसको मैं कम कर देता हूं तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सीओपी बढ़े, और सीओपी बढ़ने के लिए पूरा हमको दिमाग दौड़ाना है और किस तरीके से चीजें वेरिएशन होगी। और यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, व्हेन द कंडेंसर प्रेशर इज इंक्रीज। अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका कंडेंसर प्रेशर बढ़ गया है, ये पीसी डैश ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन द कंडेंसर प्रेशर इज इंक्रीज देन द सीओपी ऑफ द सिस्टम, ऐसा। नेक्स्ट, व्हेन द एवापोरेटर प्रेशर इज डिक्रीज देन द सीओपी ऑफ द सिस्टम। अब ये बताओ, इतने सारे पैरामीटर है तो क्या इतने सारे पैरामीटर को लेके एनालिसिस करते रहे, कंडेंसर बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, एवापोरेटर बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, इतना चीज करना पॉसिबल नहीं है। तो हमको अभी करना क्या है, कुछ पैरामीटर उठा रहा हूं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ पैरामीटर जो है वो नहीं करना है। इन केस आ भी गया, हालांकि अभी तक नहीं आया हुआ है लेकिन आ भी गया, तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप उस चीज को भी बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं, और पहला कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं कि एवापोरेटर प्रेशर को डाउन करके देखते हैं कि क्या मेरा सीओपी बढ़ रहा है। तो एक बार आइए हम लोग बात करते हैं इस चीज पे। तो देखिए क्या होगा, फाइनली हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्या है, पूरा जी जान लगा दे सीओपी को बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं क्या, फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज द डिक्रीज इन एवापोरेटर प्रेशर, डिक्रीज इन एवापोरेटर प्रेशर।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करके देखते हैं क्या इसमें इफेक्ट आता है। तो पहला चीज तो आप एक बेसिक डायग्राम पहले बनाइए। आप पीएच डायग्राम भी बना सकते हो, टीएस डायग्राम भी बना सकते हो, और पूरा आपको डायग्राम से ही कथा कहानी करनी है, ठीक है। तो डायग्राम को समझना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि सपोज पहले तो हम लोग एक बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, तो वो हम लोग बना लेते हैं। इसमें आपको याद हो तो ये आपका मान लीजिए पॉइंट 1 था, पॉइंट 1 से हम लोग बढ़े थे पॉइंट 2 की तरफ, 2 से हम लोग बढ़े थे पॉइंट ये हमारा बढ़े थे पॉइंट 3 की तरफ, और 3 से हम लोग जो बढ़े हैं ये हम लोग बढ़े हैं पॉइंट 3 से 4 की तरफ, ठीक है। तो ये आपका आ गया पॉइंट 4। ऐसे ही कुछ चल रहा था कहानी हमारे पास, ये जो कहानी है कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको देखिए क्या क्या चीजें दिख रही है। हमारा कुछ साइकिल इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है। डायरेक्शन अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ये आपका जो है पॉइंट, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को इंप्रूव करते हैं, ऐसा। ये हमारा 1 2 3 4 ये है। अब आपको देखिए अगर बात याद हो तो ये हमारा जो प्रेशर है दिस इज द कंडेंसर प्रेशर, और ये वाला जो प्रेशर है दिस इज, ये कौन सा प्रेशर है आपका, एवापोरेटर प्रेशर, दैट इज पीई। अब आपको क्या बोल रहा है, एवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब ये है कि ये जो आपकी एवापोरेटर प्रेशर वाली लाइन है, ये लाइन आपकी क्या होगी, नीचे शिफ्ट होगी। तो चलिए हम लोग इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और ये वाली लाइन हमने कर दिया नीचे शिफ्ट। देखिए किस हिसाब से शिफ्ट होगा। ये आपका सैचुरेटेड जो वेपर लाइन है, तो ये भी आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन ही रहेगा। ये पॉइंट 1 है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट 1 डैश, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बिल्कुल इसके क्या है, पैरेलल लाइन जाएगी इस तरीके से, और ये आपका बना पॉइंट 2 डैश। अब आपको साइकिल तो कंप्लीट करना है, तो साइकिल ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब आप आओगे तो ये लाइन आपकी नीचे आएगी, और ये आपका बना पॉइंट 4 डैश। कहानी कुछ क्लियर है? मतलब ये जो आपकी लाइनिंग है, ये आपका जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपका नॉर्मल था, नॉर्मल सिचुएशन के लिए। रेड वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, हमने एवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया है, और एवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करने के बाद ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि ये आपको किस तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है। कहानी क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है सीओपी। तो सीओपी के लिए हमको क्या क्या नीड पड़ता है एक बार देख लीजिए। जैसा हम लोग सीओपी की बात करें तो सीओपी के लिए डिजायर है। डिजायर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिजायर इफेक्ट है, तो ये हमारे पास है डिजायर, और रिक्वायर में हमारे पास क्या लगता है, कंप्रेसर वर्क, और डिजायर में हमारे पास क्या लगता है, जो इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो आइए एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये बताइए कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो बढ़ा कि कम हो गया। नो डाउट ये आपका पॉइंट 1 से 4 है, यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वाली लाइन आपकी नीचे आके छोटी हो गई है, मतलब ये वाला जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया है, और ये अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, कम हो गया, ये ठीक है। ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ये क्या हो गया हमारे पास, कम। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या आपके पास बात करते ये कंप्रेसर वर्क। ये कंप्रेसर वर्क चाहिए। कंप्रेसर वर्क देखो पहले 1 से 2 ये चल रहा था, अब आपका 1 डैश टू 2 डैश हो गया है, मतलब कंप्रेसर वर्क भी आपका बढ़ गया है, लाइन बड़ी हो गई। तो ये वर्क इनपुट को ही तो शो कर रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड चीज आप देखोगे तो ये आपका कंप्रेसर वर्क भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर मैं इसमें सीओपी की बात करूं तो सीओपी क्या निकल कर आएगा, सीओपी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर वर्क। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ कम, तो ये कम होने के कारण सीओपी कम होगी, और कंप्रेसर वर्क अगर आपका बढ़ गया है तो सीओपी अगेन कम हो जाएगी। ओहो, हम लोग सीओपी बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन सीओपी हो गई कम, ठीक है। तो ये फंडा काम नहीं करेगा। और इसमें एक पैरामीटर और चेक कर लेते हैं सीओपी के साथ साथ, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जिसका मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेके अगर हम लोग बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है 1 + C - C ×
P2 बाई P1 की पावर 1/n, यही है। अब ये बताओ कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो C क्या था, क्लियरेंस रेशियो था, दिस इज द VC बाई VS। तो एक बार अगर आपका पिस्टन डिजाइन हो गया है तो क्या C चेंज होगा? क्या पिस्टन आपका बन गया तो क्लियरेंस और वॉल्यूम तो फिक्स हो गई ना चीजें, तो C तो आपके फिक्स रहने वाली है। एन आपका प्रोसेस को लेके बात होता है तो प्रोसेस को भी ऐसे चेंज नहीं होगा। बात करते हैं P2 और P1 को लेके, तो इसमें देखिए क्या होगा। यहां पे अगर आप बात करोगे तो देखो जो P2 है, P2 और P2 डैश तो दोनों सेम है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं P2 इज इक्वल टू P2 डैश। ये जो आपका P2 है और P2 डैश क्या है, दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं P1। P1 जो है कहीं ना कहीं P1 डैश की तरफ शिफ्ट किया है, तो ये जो आपको P1 जो है, P1 आपको मूव किया है P1 डैश, और P1 डैश की वैल्यू हुई है कम। अब ये बताओ P1 की वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू पूरी बढ़ेगी, माइनस वाला फैक्टर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। माइनस वाला फैक्टर बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। मतलब कुल मिला के कहानी कुछ समझ में आ रहा है। एक तो आपका COP भी गया, ऊपर से जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो मिल रहा था वो भी कम हो गया। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि COP तो बढ़े और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाए तो और खुशी की बात है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एटलीस्ट नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम कांस्टेंट तो रहे। अब ये मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 80% आ रहा है और अब घटने के बाद अगर मान लीजिए 60-65% पे चले गया, तो एक तो आप COP भी डाउन हो रहा है, ऊपर से वो इनटेक भी लेना कम कर दिया है, जो अंदर से वेपर आ रहा है, तो क्या होगा, आपको कंप्रेसर का डिजाइन जो है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का साइज बढ़ाना पड़ जाएगा तब तो। ठीक है, तो ये आपका जो है कंडीशन बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। तो एज ए डिजाइन इंजीनियर जब आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो उसको डिजाइन करने से पहले ये सब चीजों को चेक करना है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम आपके सामने बना है कि ये डायग्राम आपको चीजें कुछ खुद ब खुद रिप्रेजेंट कर दे रही है। ठीक है, तो फाइनली ये समझ में आया कि ये मेथड अप्लाई करना उचित नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन, एक बार कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा कर देखते हैं। सेकेंड, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। तो ये आपका कंडेंसर प्रेशर जो है इसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, जो आपका कंडेंसर प्रेशर है इसको बढ़ाना है। ये कंडेंसर प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, तो फिर से डायग्राम में जाना है। अच्छा, यहां से जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हेन द एवापोरेटर प्रेशर इज डिक्रीज then what will be the effect on COP of the system? Option increase, decrease, remain constant, no impact, या any of the above। इस तरीके का, उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए भी पूछा जाता है। तो जो जो टर्म्स पे यहाँ बात हो रही है वो टर्म्स को ध्यान रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हेन द एवापोरेटर प्रेशर इंक्रीजेस, तो उसको आपको चेक करना है। ठीक है, वो नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद करना है। मैं बताया ना, हर पैरामीटर कराना नहीं है, आप खुद कर सकते हो। कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहां से फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सब पैरामीटर को लेके हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड हमारा है इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। तो अब की बार क्या है, कंडेंसर प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं। तो पहला तो हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, दिस इज द PH डायग्राम, और ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंडेंसर प्रेशर है तो बना देते हैं। तो एक इसका बेसिक डायग्राम अगर आपको याद हो तो यहाँ से हम यहाँ चलते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका पॉइंट 1 है, ये आपका पॉइंट 2 है, ये आपका पॉइंट 3 है, और 3 से ये आपका 4। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब ये आपका 1 2 3 4, ये आपका PH डायग्राम। अच्छा, प्रेशर आप देख लो, ये आपका है कंडेंसर प्रेशर है, और ये आपका दिस इज द एवापोरेटर प्रेशर। अब क्या बोल रहा है, कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट होगी, और जब इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा 0.3 सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ही रहना चाहिए। तो जब आप इस लाइन को करोगे तो ऐसा मत खींच देना, 0.3 ऊपर ले जाओगे तो ये आपका बनेगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन
और यहाँ से लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आपको जो नया प्रेशर मिला उसको हमने क्या ले लिया, ये मान लीजिए आपका क्या बन गया PC डैश, और ये आपका 0.2 था तो 0.2 को इधर नाम दे देते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको क्या है, ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम गए और ये हमारा मिल गया 0.2 डैश। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका पॉइंट आ गया और ये आपका बन गया 0.4 डैश। साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप देखो जो भी वेरिएशन कराओगे उसके बाद आपको साइकिल को कंप्लीट जरूर करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कंडीशन यहाँ पर दिख गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप इस पे चेक करो कि क्या क्या वेरिएशन हमको मिला है। ठीक है, काफी देर से हम लोग लगे हैं COP बढ़ जाए, देखते हैं क्या लग रहा है। पहला काम तो मैं आपको बताना ही भूल गया हूँ कि वीडियो को पॉज करना है और खुद से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक ये चीज़ें क्या करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या बात करते हैं, इसमें बात करते हैं हमारा पहला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, पहले आपका देखो 1 से 4 था, अब जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो 1 से 4 डैश, पहले 1 से 4 था, अब आपका 1 से 4 डैश आ गया, मतलब कम हो गया है। तो यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया डिक्रीज। बात करते हैं कंप्रेसर वर्क को लेके, तो जो कंप्रेसर वर्क दिख रहा है पहले 1 से 2 था, अब 1 to 2 डैश हो गया है, तो कंप्रेसर वर्क भी आपका बढ़ गया। ये जो 1 से 2 था 1 से 2 डैश हुआ ना, तो कंप्रेसर वर्क भी बढ़ गया। तो जब COP के लिए आएंगे तो COP इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई कंप्रेसर वर्क। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करना है कम, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करेंगे तो COP होगा कम, और जब कंप्रेसर वर्क आपका बढ़ा हुआ है तो अगेन ये COP को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो फिर से क्या है, बहुत दुख हुआ जानकर कि जो COP बढ़ना था कोशिश में लगे हैं, अगेन कम हो गया। ठीक है, तो दुख को थोड़ा सांत्वना भी देना जरूरी है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं। तो एक बार वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला टर्म्स देखिए क्या है, ये जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है 1 + C - C इंटू P2/P1 की पावर 1/n, यही तो आया है। तो अगर आप इसमें बात करोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, अगेन C चेंज होने वाला है नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर P1 चेंज हुआ है क्या, P1 तो एज इट इज है आपका, तो P1 यहाँ पर जो टर्म्स है ये आपका टर्म्स है कांस्टेंट। बात करते हैं P2, तो ये जो P2 है किधर शिफ्ट हुआ है, P2 डैश की तरफ। तो ये जो आपके पास P2 है ये आपका किधर शिफ्ट हो गया, ये आपका शिफ्ट हो गया P2 डैश। जो आपका P2 है ये किधर शिफ्ट हुआ है, P2 डैश, मतलब ये बढ़ गया। अब बताओ P2 जो है P2 डैश की तरफ शिफ्ट हुआ और P2 बढ़ गया, मतलब माइनस वाला फैक्टर आपका बढ़ गया है। और माइनस वाला अगर फैक्टर बढ़ गया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइनली, माइनस वाला फैक्टर बढ़ा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो गई। ये तो दोनों में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो कंक्लूजन मिल रहा है, वो तो आपको बिल्कुल सेम मिल रहा है। मतलब ये दोनों तरीके को यूज करना कहीं से फायदेमंद नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको 2 टास्क दे रहा हूं, आपको वो क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कि अगर मैं इस एवापोरेटर प्रेशर को बढ़ा दूं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट COP बताइएगा, बाकी रिजल्ट जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मैं कंडेंसर प्रेशर को कम कर दूं तो COP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए। अभी ये 2 चीज हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, बिना COP बढ़ाए हमको दम नहीं लेना है, बिल्कुल हम लोग को चैन की नींद नहीं आएगी। तो हमको COP बढ़ा के ही कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि COP बढ़े। तो COP बढ़ने के लिए और अल्टरनेट जुगाड़ हमारे पास क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए COP के लिए सोचिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और कुछ नए तरीके का हम लोग पैटर्न यूज करते हैं। तो नए तरीके में पैटर्न आपको क्या दिख सकता है, कुछ और मेहनत किया जाए, और मेहनत करने के बाद, ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा ये सब। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हमारी कोशिश थी COP बढ़ाने के लिए। तो COP बढ़ाने का हमारे पास अगला रास्ता क्या हो सकता है, क्या लग रहा है COP बढ़ाने के लिए अगला रास्ता।
एक काम करते हैं, जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो इनलेट अगर आप देख रहे हो तो 0.1 कंप्रेसर का इनलेट था ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर हीटिंग कराने की कोशिश करते हैं। सुपर हीटिंग कराने का मतलब समझ रहे हो, जो आपका इवेपोरेटर से एग्जिट जो वेपर जा रहा है, उस वेपर को और हीट करके सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, देखिए पहला तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग इन सक्शन वेपर, इन सक्शन वेपर। इसका एक ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूं तो आपको, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। यहां पर अगर आपको याद हो तो यहां पर हमारा था कहीं ना कहीं, ये हमारा कंप्रेसर था। कंप्रेसर से जब हम लोग बाहर निकले थे तो यहाँ पर हमारा था कंडेंसर। कंडेंसर से जब हम लोग बाहर निकले थे तो यहाँ था थ्रोटल वॉल, और थ्रोटल वॉल से जब हम लोग बाहर निकले तो यहाँ था एवापोरेटर, और यही हमारा कंडेंसर से इस तरीके से था। अगर आपको पॉइंट डिफाइन करना हो तो आपको याद हो तो दिस इज द पॉइंट 1, दैट इज द कंप्रेसर इनलेट, और कंप्रेसर का एग्जिट था पॉइंट 2, कंडेंसर का जो एग्जिट था दिस इज द पॉइंट 3, और थ्रोटल वॉल का जो एग्जिट था पॉइंट 4 था ये, ठीक है। अभी जो आपको ये केस अगर याद हो तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा था, पर्टिकुलर इस जगह पे जो मिल रहा था, वो आपको कौन सा जोन मिल रहा था, लिक्विड था कि वेपर था, नो डाउट। ये आपका जो था, ये आपको जो मिल रहा था, ये आपको मिल रहा था सैचुरेटेड वेपर। अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो सैचुरेटेड वेपर जो है, सैचुरेटेड वेपर मतलब इवेपोरेटर के बाहर से निकल रहा है, कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि ये जो आपका सैचुरेटेड वेपर है ये आपका कन्वर्ट हो जाए किस में, थोड़ा सा सुपर हीटेड जोन में चले जाए। मतलब जो जस्ट सैचुरेटेड बन के निकल रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो 1 निकल रहा है, इसको और ज्यादा से ज्यादा हीट दिया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा हीट देने से क्या होगा, ये जो आपका सुपर हीटेड जो आपका सैचुरेटेड वेपर है कुछ हीट लेगा, और हीट लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सुपर हीटेड में। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बात करते हैं और यही काम करना है। पॉइंट 1 जो है, इस 1 को हमको क्या लेना है, 1 डैश की तरफ लेके आना है, और जो 1 डैश आपका काम करेगा ये सुपर हीटेड की तरह आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो आइए एक बार हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ये जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अगेन हम लोग बात करते हैं पीएच डायग्राम। आप इसके साथ टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी इच्छा होगी तो जरूर हम लोग टीएस भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नहीं है इच्छा, कोई बात नहीं, नहीं है इच्छा तो, और इच्छा है तो कर लेंगे। ये हमारा डोम, डोम में अगर हम लोग बात करें तो नहीं, डोम अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो ये है, और इसमें हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला देखिए, जो अभी तक हमारा एक बेसिक डायग्राम है, पहले तो हम लोग वो बना लेते हैं। 1 2 3 4, यही था। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो सुपर हीटेड वेपर है वो हीटिंग करना है। हीटिंग करने का मतलब ये है कि ये जो आपका पॉइंट है पॉइंट 1, ये आपका 1 किस में डिफाइन हो जाएगा, 1 डैश पे। मतलब क्यों, क्योंकि ये हमने क्या किया है, जो कंप्रेसर में जा रहा है तो कंप्रेसर में जाने के पहले ही, ध्यान रखिएगा, कंप्रेसर में जाने के पहले ही हीटिंग कर दिया है। अब ये सुपर हीटेड जो है, चाहे आप वेपर एवापोरेटर में बना के निकालो, चाहे आप कोई एक्सटर्नल हीटिंग डिवाइस लगाओ, मैटर करता है। तो ये आपने 1 को क्या कर दिया, 1 डैश की तरफ इसको आपने शिफ्ट कर दिया। अब साइकिल कंप्लीट कर दीजिए, यही तो लिखा है आपने, सुपर हीटिंग इन सक्शन वेपर, तो सक्शन वाला पार्ट तो यही है। तो यहाँ पर आपका हुआ सुपर हीटिंग, और सुपर हीटिंग होने के बाद ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, और यहाँ पर आपको मिल गया पॉइंट 2 डैश। मतलब ये वाला जो आपका लाइन है ये आपका 1 से 2 डैश, ठीक है। ऐसा करके हमने कौन सा तोप काम कर लिया है। क्या आप टीएस डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं? अगर हाँ तो देखिए, डोम याद है, ये टीएस डायग्राम पहला तो आप नॉर्मल कैसा ड्रॉ कर रहे थे, हम लोग इस तरीके से ड्रॉ किए थे, क्या पता नहीं सर, हम तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आपको याद दिला देते हैं। 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था कंडेंसर, 3 to 4 याद है आइसेंथैल्पिक, और 4 to 1 जो आपका क्या है वो एवापोरेटर। तो ये आपको कहानी कुछ समझ में आया, 1 2 3 4, क्लियर है चीजें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो,
ये आपको 1 2 3 4 ये कंडीशन दिखा है, ये आपको बोला है 1 डैश करने के लिए। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जब आप हीटिंग करोगे तो मान लो कि जो सुपर हीटेड बना है ये एवापोरेटर के अंदर ही बनेगा। एवापोरेटर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, प्रोसेस कौन सा हो रहा था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। तो जब हीट ऐड करेगा तो सैचुरेटेड वेपर के बाद तो टेम्परेचर बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट बढ़ेगा तो ये बताओ ये लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल निकलेगा कि ऐसा इंक्लाइन निकलेगा? क्या बोल रहा हूं, यहाँ 4 to 1 में जब जाओगे तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है ना। तो डोम के बाहर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा जाता है, कर्व जाता है, और डोम के अंदर हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ये जो एक्चुअल में आपका लाइन है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर ही लाइन तो है ये, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो डोम के अंदर ऐसा है, लेकिन बाहर जाने पर कर्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे तो ये आपको लाइन कैसा दिखेगा, ये आपको लाइन दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये आपको मिला 1 और ये आपको जो मिला दिस इज पॉइंट 2 डैश, मतलब ये आपको मिला है 1 और 1 से फिर 2 कहाँ चले गया, ये आपका सॉरी 1 डैश लीजिए, नॉट 2 डैश, 2 तो इधर है आपका, ये हमने 1 से 1 डैश, मतलब 1 से 1 डैश ये जो था आपका कांस्टेंट प्रेशर था, इसलिए लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या जाएगी आपकी, इंक्लाइन जाएगी। तो ये हमारा जो लाइन है 1 से 1 डैश की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आपको साइकिल कंप्लीट करना है, तो अब आपका कंप्रेशन होगा, बिल्कुल कंप्रेशन होगा। तो ये हमने ये लाइन खींचा, और लाइन खींचने के बाद ये हमारा जो नया लाइन गया, ये लाइन गया है ये, ठीक है। और फिर से अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से लाइन। तो ये जो आपका 2 है ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2 डैश, मतलब अगर आप बात करोगे तो ये आपका 1 डैश और ये आपका 2 डैश। तो ये 1 2 3 4 कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब ये जो हमारा TS डायग्राम जो दिख रहा है ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन था। अब हमको मुद्दे की बात पे आना है क्या, कि इसमें क्या क्या चीजें हमारा जो वेरिएशन आ रहा था, ये हमारी इच्छा थी COP बढ़ाने के लिए। तो क्या वाकई में COP बढ़ रहा है, तो COP बढ़ रहा है कि नहीं, तो आइए एक बार चेक करते हैं यहाँ पर। तो COP के लिए सबसे पहला तो हम लोग निकालते हैं क्या निकालें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताओ। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले आपका देखिए 1 to 4 ब्लू वाली लाइन थी, अब आपको 1 डैश to 4 लाइन बड़ी हो गई। लाइन बड़ी होने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा, बहुत बड़ी राहत की बात है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा, जो कहीं ना कहीं COP को बढ़ने में हेल्प करेगा। देखिए वहां पर दूसरा कंप्रेसर वर्क, अगर मैं बात करता हूं कंप्रेसर वर्क को लेके, तो कंप्रेसर वर्क के साथ क्या हुआ है, 1 से 2 1 डैश to 2 डैश। मुद्दे की बात अब क्या लग रहा है, कंप्रेसर वर्क दोनों लाइन पैरेलल है, P1 डैश P2 डैश जो देखोगे तो दोनों यहाँ सेम मिला हुआ है। तो कंप्रेसर वर्क को लेके क्या दिख रहा है आपको, दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या वर्क कंप्रेसर का वर्क चेंज हुआ है, मतलब कंप्रेसर वर्क सेम है, इसमें बढ़ा है कि कम हुआ है, बताइए। नहीं पता सर, नहीं, डेफिनेटली कंप्रेसर वर्क में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए ऐसा हमें लगता है, तो जब हम लोग थोड़ा पावर प्लांट की तरफ मूव करेंगे, हालांकि ये सब हम लोग पावर प्लांट में डेरिवेशन है सब पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर आपको एक चीज कंक्लूजन दिखेगा। उस कंक्लूजन को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, कहां पर किया जाए, यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। क्या कंक्लूजन है वो एक बार समझिए, कि कभी भी जो हमारा कंप्रेसर का जो वर्क इनपुट है ना, यहां दिख रहा हूं, कंप्रेसर का जो वर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। जो कंप्रेसर वर्क है वो इनलेट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनैलिटी होता है, मतलब कंप्रेसर को वर्क देते हैं कि लेते हैं, देना पड़ता है। आपकी कोशिश क्या होगी, ज्यादा वर्क दें कि कम वर्क दें, डेफिनेटली कम वर्क देने के लिए ये जो आपका कंप्रेसर वर्क है, मैंने क्या कहा, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। इसको एक बार आप समझिए, आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा कंप्रेसर है, मान लीजिए यहाँ से इनलेट और यहाँ एग्जिट है, 2 कंप्रेसर हम लोग कंसिडर करते हैं। अगेन ये मेरा दूसरा कंप्रेसर है, ये हमारा इनलेट और ये हमारा एग्जिट है, और यहाँ इंटर कर रहा है। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, बताइए क्या दिख रहा है इस केस में। कहने का मतलब ये है, सपोज यहाँ पर आपका प्रेशर देख लो 1 बार है, एग्जाम्पल सराउंडिंग प्रेशर ही आपका प्रेस करना है, तो यहाँ भी आपका 1 बार है। मान लीजिए आपको दोनों केस में जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 25 बार चाहिए, मतलब प्रेशर में कोई भी आपका चेंजेस नहीं है। बट
अगर मान लीजिए यहाँ का आप इनलेट टेम्परेचर एक जगह 30 डिग्री सेल्सियस देते हो और दूसरे जगह टेम्परेचर अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस देते हो, तो इस केस में आपको जो टेम्परेचर T1 30 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसर इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो जो इनलेट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आपका वर्क इनपुट जो कंप्रेसर वर्क है ये कंपैरेटिवली कम लगेगा, और जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है वहां पर कंप्रेसर कंपैरेटिवली वर्क ज्यादा कंज्यूम करेगा। हालांकि सेम अमाउंट ऑफ आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है। तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो कंप्रेसर वर्क है यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर कंप्रेसर वर्क आपका क्या है, ज्यादा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनलेट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो कंक्लूजन है ये पावर प्लांट से निकल कर आया हुआ है। ये बिल्कुल हम लोग जब पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को मैं बिल्कुल आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, चीजें सामने दिखेंगी। अभी जस्ट मैं इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर रहा था। तो यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि ये बताइए कि जो हमारा पॉइंट 1 है और पॉइंट 1 डैश है, कहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है। नो डाउट यहां पर भी आप देखोगे तो ये हमारा 1 का टेम्परेचर है और 1 डैश पे आओगे तो ये हमारा डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो T1 डैश है दैट इज ग्रेटर देन T1 है ना। तो इस हिसाब से आपका क्या है, कंप्रेसर वर्क आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो हमारा कंप्रेसर वर्क है, दिस कंप्रेसर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है यहाँ तक? तो बात यह है कि जब हम लोग COP निकालेंगे तो COP के साथ क्या कहानी होगा। अगर हम लोग COP निकालते हैं तो COP के साथ क्या कहानी बनेगा आपको, जो ये हमारे पास COP दिख रहा है, COP इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर वर्क। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो COP बढ़ेगी, लेकिन कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा तो COP क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर जो COP है चांसेस है कि बढ़ भी रहा है, चांसेस है कि कम भी हो रहा है। तो ये भी चांसेस है कि दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाए तो कोई भी चेंजेस ना पड़े। अभी तक हमने जो भी कंडीशन देखा था, जो शुरू के 2 कंडीशन अभी तक हमने जो देखे हैं, एक बात तो तय था कि उसके अंदर COP आपको क्या हो रही थी, कम ही जा रही थी। इसमें एक उम्मीद जगा कि चलो COP बढ़ने के चांसेस है। तो बात करते हैं कि किस रेफ्रिजरेंट के लिए हमारा COP बढ़ेगा, किस रेफ्रिजरेंट के लिए COP कम होगा। तो कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं। बट उससे पहले एक बार वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाले टर्म्स को समझ लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला टर्म्स हमारा कैसे डिफाइन होगा, तो अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, 1 + C - C इंटू P2 बाई P1 की पावर 1/n, यही है। अब आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछ रहा है, देखो अगेन C चेंज होने वाला है नहीं, P2 और P1 के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या दिख रहा है, देखो P1 और P1 डैश सेम है, P2 और P2 डैश सेम है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो P1 इक्वल टू P1 डैश दिख रहा है और P2 इक्वल टू P2 डैश दिख रहा है। मतलब P1 और P1 डैश सेम है और P2 डैश सेम दिख रहा है। मतलब उस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा यहाँ पर कि ये दोनों जब सेम है तो और कोई पैरामीटर चेंज तो हो नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिख रही है ये हमको दिख रही है सेम। मतलब यहाँ पर जो आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर P2 और P1 आपका बिल्कुल एज इट इज है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सेम है। तो चलो खुशी की बात है कि ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तो देखते हैं जो मैं बात कर रहा था कि कौन सा रेफ्रिजरेंट में COP बढ़ेगा और कौन सा रेफ्रिजरेंट में COP कम होगा। तो देखिए बात करते हैं हम लोग कि किस किस पैरामीटर के लिए COP बढ़ेगा और किस पैरामीटर के लिए COP कम होगा। और यहां से फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बात है अगर हमको डायरेक्ट सुपर हीटिंग ही दे दे और कोई भी रेफ्रिजरेंट मेंशन ना करे तो हमको कौन सा आंसर चूज करना है। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो हमको क्या चीजें मिल सकती है, देखिए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर
कि कुछ रेफ्रिजरेंट हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए R12, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा बनेगा R134, ऐसा लिखो R12 एंड R134A। रेफ्रिजरेंट का नाम सुना है हमने, बिल्कुल सुना है। तो ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है, अगर ये मेंशन करता है तो इस केस में जो है आपकी सीओपी बढ़ती है। जैसा कि हमने देखा कि सीओपी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। दूसरा केस, अगर आपको मान लीजिए रेफ्रिजरेंट R22 दिखता है या अमोनिया दिखता है, तो इस केस में जो आपकी सीओपी है, ये आपकी सीओपी क्या होगी, कम होगी। अब ये कैसे पता चल रहा है, तो ये देखिए एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है, लेकिन ये चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो आपका R12 है और जो आपका R22 है, ठीक है। तो R1 के लिए सीओपी क्या होगा, ड्यू टू सुपर हीटिंग, ये तो पहला चीज। अब एक चीज जो आपको बदतमीजी के साथ एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कि अगर आपसे सीधा सीधा ये मेंशन कर दे क्या कि जब हम लोग सुपर हीटिंग करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता ये सब, अगर मैं सुपर हीटिंग करूंगा तो सुपर हीटिंग के केस में मेरा जो सीओपी है उस सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको ऑप्शन जो दिखेगा, पहला ऑप्शन दिखेगा इंक्रीज, ऑप्शन बी दिखेगा आपको डिक्रीज, नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन सी दिखेगा वो आपको रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, और ऑप्शन डी दिखेगा आपको ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, डेफिनेटली आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑल ऑफ दिस। कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस, या तो एनी ऑफ द अबव देगा या ऑल ऑफ दिस देगा, आपको यही ऑप्शन को चूज करना है अगर आपको केवल सीओपी सुपर हीटिंग के लिए बोले। अगर आपको रेफ्रिजरेंट मेंशन करेगा तो ये आपकी जानकारी के लिए एक चीज और, एक बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि ड्यू टू सुपर हीटिंग, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और नॉन ऑफ दिस, और ये क्वेश्चन खुरमी का है। तो अगर इस तरीके का बदतमीजी वाला क्वेश्चन आएगा तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक सुपर हीटिंग लिया हुआ है, तो देखिए उसके लिए कोई श्योरिटी वाला आंसर तो दिया नहीं जा सकता जो पीएसएस फॉलो करेगी, लेकिन फिर भी जो आंसर वहां पर जो एग्जाम में आया हुआ था, कौन से एग्जाम में आया एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पर जो उसने आंसर फॉलो किया हुआ था वो ऑप्शन ए लिया हुआ था उस केस में, ठीक है। तो क्यों डिपेंड करता है, तो एक बार देख लीजिएगा क्या आपका रेफरेंस यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा बदतमीजी एक बार हो चुका है तो इस तरीके की चीजें होते रहती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनली क्या है फ्रेंड्स की इफेक्ट ऑफ जो सुपर हीटिंग हमको मिला है, इसमें भी सीओपी बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं मिल रहा है कि मेरा वाकई में सीओपी बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बिना सीओपी बढ़ाए दम नहीं लेना है, तो आइए कुछ और सॉलिड जुगाड़ देखते हैं जिससे डेफिनेटली ये श्योरिटी आ जाए, 100% श्योरिटी आ जाए कि सीओपी आपकी बढ़ेगी। क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है, और सोचिए कि अगर मैं सीओपी को बढ़ाना चाहता हूं तो ये हमारा जो थर्ड पैरामीटर था, तो नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ पैरामीटर पे बात करते हैं तो हाउ कैन वी इंक्रीज डेफिनेटली 100% विथ श्योरिटी सीओपी ऑफ दिस सिस्टम, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए एक पैरामीटर और देखते हैं, शायद वो हमें हेल्प कर दे, और वो पैरामीटर क्या है आपका, सब कूलिंग करना। सब कूलिंग करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका 0.3 याद है आपको, ये जो आपका 0.3 है, 0.3 आपका क्या सैचुरेटेड वेपर है, तो जब आपसे बोला जाता है सब कूलिंग करने के लिए तो 0.3 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, कूलिंग करेंगे। अब इस जोन में आएगा, अब कहां आएगा ऊपर नीचे वो देखते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक डालते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, ठीक है। ये डायग्राम जो है, पहले तो इसको हम लोग समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है, कि अगर हम लोग सब कूलिंग करें तो, ठीक है। और ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, सब चीज इंपॉर्टेंट हवे में नहीं बोला जाता है, जो एग्जाम में आया हुआ है उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, ठीक है। तो सब कूलिंग करने से हमें क्या इफेक्ट दिख रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो एक फटाफट पहले तो हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बना लें जिससे हमारी क्या हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए। कंप्रेसर, अगेन ये कंडेंसर, कंडेंसर से फिर आपका थ्रोटल वाल्व,
और थ्रोटल वॉल से फिर हमको मिलता है यहाँ एवापोरेटर, और एवापोरेटर के बाद हम लोग सीधा कंप्रेसर में घुस जाते हैं। ठीक है, और ये आपका कुछ साइकिल, ये आपका 1 है, कंप्रेसर का जो एग्जिट है दिस इज 0.2, कंडेंसर का जो एग्जिट है दिस इज 0.3, थ्रोटल वाल्व का जो एग्जिट है दिस इज 0.4। क्लियर है? अब क्या करना है, यहाँ पर बात हो रही है सब कूलिंग की। सब कूलिंग में क्या है कि देखिए, जैसा अभी तक आपका कंडेंसर से जब चीजें बाहर आ रही थी तो ये जो आपको बाहर आ रहा था ये आपका था, याद है आपको, सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, इस सैचुरेटेड लिक्विड को कन्वर्ट कर देना है किस में, सब कूल्ड में। ये जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड है इसी को हमको कन्वर्ट करना है सब कूल्ड जोन में, मतलब सब कूल्ड होना चाहिए। अच्छा, मतलब और ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए कहाँ ठंडा होगा, मतलब कंडेंसर में जो आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है इसी हीट रिजेक्शन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो हीट रिजेक्शन होगा तो ये किस पे, कौन से प्रोसेस में होता है, ये आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो चलिए इसमें एक बार हम लोग बात करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग अगेन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं प्रेशर और एंथैल्पी का। तो प्रेशर और एंथैल्पी के साथ फिर से ये हमारा डोम, और डोम में पहले हम लोग एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, लाइंस वर्टिकल नहीं है, वर्टिकली आनी चाहिए। 1 2, ये आपका 0.3 और ये आपका 0.4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन है सब कूलिंग को लेके बात करनी है। सब कूलिंग के हिसाब से अगर आप बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर सब कूलिंग 1 और 2, यहाँ तो कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करना है। छेड़खानी कहाँ पर होगा, ये जो 0.3 है इसको आपको सब कूलिंग करना है। सब कूलिंग करने का मतलब और ठंडा करोगे, और ठंडा करोगे तो एंथैल्पी और ड्रॉप होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग करना है। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी क्या होगी, लाइन, ये लाइन आपका इधर कहीं शिफ्ट होगा, डेट इज 3 मतलब ये जो आपकी 0.3 है ये कहाँ शिफ्ट होगा, 3 की तरफ। तो ये आपका बन गया सब कूलिंग। अब आपको क्या करना है, साइकिल कंप्लीट करना है। तो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ये हमने क्या किया, ये साइकिल को यहाँ पर उठा के हमने कंप्लीट किया, एंड दिस पॉइंट इज 4 तो ये आपका 1 2 3 4 है, और ये 3 है, और ये आपका 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे थे ये हमारा था पीएच डायग्राम। अब हमको क्या है, इसका एक टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं। ऐसा करने से क्या इफेक्ट हुआ, क्या रियल में ये चीजें जो हमने ड्रॉ की कारगर है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक टीएस डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो ये जो हमारा टीएस डायग्राम है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या दिखेगा, ये आपका है 1 से 2, याद आया, फिर 2 से 3, अभी बिल्कुल बेसिक डायग्राम बन रहा है, 3 से 4 एंड 4 to 1, ये यही है। आपको क्या बोला है, सब कूलिंग करने। 3 to 3 जो वाला जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 to 3 दिस इज द सब कूलिंग। ठीक है, और जो सब कूलिंग हुआ है ये आपको मिला है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो ये वाला जब कांस्टेंट प्रेशर पे आओगे और कूलिंग कर रहे हो तो कूलिंग में टेम्परेचर डाउन होगा, तो डोम के बाहर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा जाता है, ऐसा स्लोप जाता है ये। तो ये आपको मिल गया 0.3, और इसके बाद फिर आपका क्या हो गया, ये वाली लाइन आपकी मिल गई, ये जो आपका लाइन है, और ये पॉइंट आपको मिला 4, मतलब 1 2 3 4 है, और ये आपका 3 जो 3 पे आ गया, 4 आपका क्या है 4 पे चले गया। ठीक है, तो ये देखो डोम के अंदर है, तो डोम के अंदर डेफिनेटली लाइन तो क्या है, हॉरिजॉन्टली आएगी। बाहर रहता तो वेरिएशन जाता। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो ये हमारा दैट इज द कंडेंसर प्रेशर है, ये हमारा है एवापोरेटर प्रेशर। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ देखोगे तो ये कंडेंसर प्रेशर है और ये हमारा एवापोरेटर प्रेशर है। बात है ऐसा करने से क्या हमें फायदा मिला है, अगर हम लोग इस तरीके की चीजें अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या फायदा दिख रहा है। तो अब हम लोग निकालते हैं सीओपी, और सीओपी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यस, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देखो कि क्या सीओपी बढ़ा है कि हमें और जूझने की जरूरत है। देखते हैं सीओपी के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? पहला आपका ये 1 से 4 था ना, अभी क्या हो गया 1 से 4 डैश हो गया। देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। खुशी की बात, काफी ज्यादा खुशी की बात, हालांकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले भी बढ़ा था। आगे कंप्रेसर वर्क, यही क्या है मामला बिगाड़ दे रहा था। देखो यहाँ कंप्रेसर वर्क, क्या कंप्रेसर वर्क में कोई भी चेंजेस हुआ है? कंप्रेसर वर्क के अंदर कोई भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं? कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंप्रेसर वर्क भी आपका नॉट इंक्रीज, सॉरी कंप्रेसर वर्क क्या है आपका सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सीओपी निकालूं तो सीओपी इक्वल टू क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर वर्क, यही होगा ना। तो अब देखो बात करते हैं क्या होगा। ये हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 1 से 4, नो डाउट यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा, तो ये बढ़ा तो सीओपी बढ़ी। कंप्रेसर वर्क आपको बोल रहा है सेम, चलो अब कुछ राहत की बात, मतलब ये तय बात है कि जब सब कूलिंग करेंगे तो सब कूलिंग में आपके फाइनली सीओपी बढ़ेगी, और फाइनली वो चीज मुझे मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। तो ये आपका सीओपी जो दिख रहा है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग, ये 100% श्योरिटी दे रहा है कि सीओपी आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज ना भूले, क्या? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मैं नहीं चाह रहा हूं बढ़े, चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो फिर क्या है, डिजाइन प्रॉब्लम आएगा। तो कहीं ना कहीं जो कंप्रेसर वर्क है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ये आपके पास 1 + C - C इंटू P2 बाई P1 की पावर 1/n। और अगर ये डियर कम हो गया ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से जूझा जा रहा है और सीओपी बढ़ाने की बहुत कोशिश की गई और सीओपी बढ़ी है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मैं अगर ना भी बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कांस्टेंट तो रहे ताकि हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो देखते हैं, एक बार बात करते हैं P2 को लेके। P2 यहाँ देखो क्या है, P2 जब देख रहे हो तो P2 और P1 तो चेंज ही नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात, P2 भी आपका सेम है, और अगर आप देखोगे तो P1 भी आपको सेम मिल रहा है। P1 और P2 आपको दोनों चीज़ें सेम मिली हुई है, और दोनों चीज़ें सेम मिलने का मतलब इसमें आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और यहाँ पर जो आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिलेगी वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको क्या रहेगी, सेम या कांस्टेंट। तो फाइनली ये भी चीज हमें देखिए मिल गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेके। तो फाइनली कंक्लूजन ये समझ में आया कि सब कूलिंग करना सबसे बेहतरीन तोड़ है सीओपी बढ़ाने के लिए, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या कर रहा है, सेम रख रहा है। मतलब हमने अभी तक टोटल 4 तरीके के प्रोसेस देखे, ये थर्ड नहीं था, ये 4th था। हमने अभी तक टोटल 4 प्रोसेस देखे। पहला प्रोसेस में हमने देखा कि जो हमारा कंडेंसर प्रेशर, सॉरी पहला हमने देखा था एवापोरेटर प्रेशर कम करने का, दूसरा हमने देखा था कंडेंसर प्रेशर बढ़ाने के लिए, जो तीसरा चीज हमने देखा था वो हमने सुपर हीटिंग को देके देखा था। तो जब हमने सुपर हीटिंग लिया था तो श्योरिटी नहीं आया था कि सीओपी बढ़ेगा। कुछ रेफ्रिजरेंट के लिए सीओपी बढ़ रहा था, कुछ के लिए कम हो रहा था। जो हमको श्योरिटी दे रहा है वो डेफिनेटली सब कूलिंग दे रहा है। तो सब कूलिंग में तय बात है कि आपकी जो सीओपी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो फाइनली अगर आप कंक्लूजन देखोगे और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ये नोट डाल के लिखा जा सकता है क्या, कि अगर हमसे बात करेगा प्रॉपर सुपर हीटिंग के लिए, तो सुपर हीटिंग इन द सेक्शन में अगर आता है तो यहाँ पर आपका जो सीओपी है वो आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सब कूलिंग के लिए, ठीक है, तो सब कूलिंग के केस में आपको हमेशा जो आपकी सीओपी है वो क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, कोई भी आपका रेफ्रिजरेंट हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और फाइनली सब कूलिंग से हमारा सीओपी बढ़ा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।